नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस पे आज हम आपके सामने बात करने जा रहे हैं लोकसभा इलेक्शन 2024 के बारे में। लोकसभा इलेक्शन जैसे-जैसे चरम पर बढ़ रहा है, वैसे ही वैसे लोगों की दिलों की धड़कनें भी बढ़ रही हैं कि कौन-सी पार्टी जो है वो सत्ता में आएगी और ये सारी चीज़ें, सारी पार्टियाँ जो है वो ज़ोर-शोर से अपना प्रचार-प्रसार कर रही हैं, एक-दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रही हैं और उनका यही है कि कैसे वो जनता को अट्रैक्ट करें और कैसे 2024 का जो लोकसभा का सिंहासन है, उसपे पीएम जो हैं वो बने और वो सारा जो है देश की जो सत्ता है, वो उनके हाथों में जाए और इसके लिए वो तरह-तरह के जो लोगों से वादे कर रही है, लोगों के बीच में जाके, जनता के बीच में जाके तरह-तरह के जो है वो वादे लुभाने की कोशिश कर रही हैं जनता को और उनका पूरा प्रयास है कि कुछ भी हो, कुछ भी किसी भी तरह से करके लोगों को ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे, ये फ्री कर देंगे, ये शिक्षा फ्री, वो शिक्षा फ्री। मतलब सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ऐसे-ऐसे आप वादे करो लोगों से कि लोगों का जो है, वो आपकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो और इन सारी चीज़ों के लिए जो है वो नेता बाप ने जो भाषण करते हैं, उसमें भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से वो भाषा की जो अपनी भाषा शैली होती है, वो सिर्फ़ ऐसी होती है कि जो जनता है उसकी साइकोलॉजी से वो लोग खेलते हैं कि उसकी जो मनोदशा क्या है, क्या वो क्या सोच रहा है और किस तरह की वो सरकार चाह रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है सारी पार्टी के जो नेता हैं, वो बड़े ज़ोर-शोर से इस सारी चीज़ों को जो है वो भुनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और लोकसभा चुनाव अब खत्म होने की राह पर बढ़ चला है और अब 4 चरणों के जो है वो लोकसभा इलेक्शन हो चुके हैं और जो 4 चरणों के चुनाव थे उसमें काफ़ी नोट किया गया था कि जो है मतदान काफ़ी कम संख्या में हुआ था, यानी कि मतदान का जो प्रतिशत था, वो काफ़ी कम हुआ था। तो जो नेता थे वो बार-बार जनता से प्रयास कर रहे हैं कि वो बाकी काम सारे बाद में करें, पहले सबसे पहले जाके वो मतदान करें। और इलेक्शन कमीशन भी बार-बार लोगों से अपील कर रहा है कि वो जाके अपनी सरकार चुनें और वो मतदान ज़रूर करें। तो ये सारी चीज़ें हम भी कहेंगे कि आप अपनी सरकार चुनें और ताकि आप बाद में शिकायत ना करें कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये हो सकता था, वो हो सकता था। अच्छा है कि आप चुनाव में पार्टिसिपेट करें, अपने मत की ताकत को समझें और अपना वोट जो आपको लगता है पार्टी आपके लिए अच्छी है, काम करेगी, जो जिसके वादे आपको लगता है कि आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए अच्छे हैं, तो उसको आप वोट दीजिए और जो राष्ट्र को आपका जो राष्ट्र है सबसे पहले तो राष्ट्र आता है, तो आपके जो देश को मजबूती दे, ऐसी सरकार आप ज़रूर चुनें। और 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान जो है, वो कराया जाएगा और लोकसभा चुनाव के 5वें चरण पर मतदान के साथ ही 428 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जनता कर देगी और लोकसभा में 543 सीटें हैं। 5वें चरण का जो इलेक्शन है उसमें महाराष्ट्र की 13 सीटें हैं, यूपी की 13 सीटें हैं, बिहार की 5 सीटें हैं और ओडिशा की 5 सीटें हैं, जम्मू-कश्मीर की 1 सीट है, पश्चिम बंगाल की 7 सीटें हैं और झारखंड की 3 सीटें हैं और 3 सीटों पर मतदान कराया जाना है और लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में तमाम दिग्गज उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं और उनकी जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है। लखनऊ सीट से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर एक बार फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं अमेठी सीट से स्मृति ईरानी, रायबरेली से राहुल गांधी, मुंबई से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और मुंबई मुंबई उत्तर मध्य सीट से मशहूर वकील उज्जवल निकम जो है वो खड़े हुए हैं और बिहार की हाजीपुर सीट से जो है चिराग पासवान अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और चिराग पासवान युवा नेता हैं और उनके भाषण भी काफ़ी अच्छे हैं और वो काफ़ी अच्छी जो है वो योजनाएँ जनता के बीच में रखते हैं और जिस तरह से वो अपनी भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी अच्छा जो जनता है उनके बीच में उनकी छवि जो वो है बन रही है। अपने पिता पासवान की तरह ही वो बोलने में उतने ही निपुण होते जा रहे हैं जितने कि उनके पिता थे और देखना होगा कि उनके भविष्य का जनता क्या फैसला करती है। इसके अलावा इसी राज्य की सीट से जो सारण की जो सीट से बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी हैं और लालू यादव की जो है बेटी पहली बार खड़ी हुई है रोहिणी आचार्य, उनका मुकाबला जो है वो प्रताप सिंह रूडी से होना है और देखना होगा इस जंग में कौन जीतता है क्योंकि प्रताप सिंह जो रूडी है वो काफ़ी अपने जो है कार्य क्षमता से लोगों के बीच में अपनी जगह बना चुके हैं और वो काफ़ी प्रखर होकर चीज़ें बोलते हैं और
वो काफ़ी अपने काम के लिए जाने जाते हैं और जिस तरह से वो भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से वो स्पीचेज़ देते हैं, जिस तरह से वो जनता के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में वो अपनी जगह बनाते हैं, तो देखना होगा कि रोहिणी आचार्य जो हैं वो किस तरह से उनको वो टक्कर दे पाती हैं। देखना होगा कि आरजेडी और बीजेपी में से कौन अपनी कहते हैं सीट पर विजयी साबित होता है। और इसके साथ जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर के अनुसार उन्होंने एक रिसर्च की है जिसमें उन्होंने हर पार्टी में से कौन कैंडिडेट किस कैटेगरी का है, कौन कैंडिडेट की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, कौन सा कैंडिडेट है जो आपराधिक छवि का है और कौन से का जो पार्टी के नेता के ऊपर किस तरह के जो है आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो ये सारी चीज़ उन्होंने अपनी एक जो है वो रिपोर्ट में ये लिखी है और कहते हैं एडीआर के अनुसार लोकसभा चुनाव के 5 चरण में 695 उम्मीदवार हैं। इसमें 159 आपराधिक छवि वाले हैं, 4 उम्मीदवारों पर हत्या और 28 पर हत्या की कोशिश करने का केस है, यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर का जो है वो केस उनके ऊपर है और 29 प्रत्याशियों पर महिलाओं से अत्याचार का मुकदमा है, यानी कि उन्होंने महिलाओं से किसी न किसी तरह के आपराधिक मामलों में वो शामिल रहे हैं और इसमें से एक पर जो है वो रेप का केस भी लगा हुआ है, यानी कि उसने रेप अटेम्प्ट किया था, उसका केस भी उसके ऊपर चल रहा है। और समाजवादी पार्टी जो है उसके 5 प्रत्याशी जो है आपराधिक छवि वाले हैं और बीजेपी के 19 जो हैं और कांग्रेस के 8, टीएमसी के 3 और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसके 3 और आरजेडी का 1 जो है प्रत्याशी है जिसके ऊपर आपराधिक मामले हैं। शिवसेना के 3, एआईएमआईएम के 2 प्रत्याशी आपराधिक मामलों में घिरे हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 227 उम्मीदवार जो हैं वो करोड़पति हैं। सबसे ज़्यादा बीजेपी के 36 प्रत्याशी जो हैं वो करोड़पति हैं और शरद पवार के एनसीपी गुट के 2 प्रत्याशियों की जो है औसत संपत्ति जो है वो 54.64 करोड़ की है। यानी कि जो फाइनेंशियल कंडीशन किस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी क्या है, ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने अपनी एडीआर में अपनी रिसर्च के बाद में ये सारी चीज़ें डिक्लेयर की हैं। जो आपराधिक छवि के वो हैं, किस तरह का अपराध किया हुआ है और ये चीज़ गवर्नमेंट ने भी कही थी कि जो भी इलेक्शन में खड़े होंगे अगर वो आपराधिक छवि के हैं या उनके ऊपर किसी भी तरह का जो अपराध चल रहा है तो उनको ये सारी चीज़ें अपनी जो वेबसाइट है उस पे ये डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा कि उनके ऊपर ये इस धारा के जो है वो केसेस चल रहे हैं ताकि जनता जो है वो अपने प्रत्याशी को जाने और उसको जानने के बाद में वो अपना वोट करें। और वोट करना बहुत ज़रूरी है, आप ज़रूर वोट करें, आप अपने वोट की वैल्यू समझें, अपने वोट की जो है आप ताकत समझें। आपका एक वोट किसी प्रत्याशी को हरा और जिता सकता है, तो आपकी वोट की जो है बहुत कीमत है। आप यूँ चुपचाप ना बैठें, अपनी आवाज़ जो है वो उठाएँ। आप अपना वोट आपकी आवाज़ है और आप सत्ता में जिस भी तरह का परिवर्तन चाहते हैं या आप चाहते हैं आपके लिए मोदी सरकार अच्छी है, तो आप मोदी सरकार के समर्थन में वोट करें। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ शिकायत है, तो आपको जो भी प्रत्याशी पसंद है, आप उसको वोट करें। क्योंकि वोट करना जो है वो आपका अधिकार है और अगर आप वोट करते हैं, तो आप अपने पसंद की सरकार चुन पाते हैं और 5 साल आप शिकायतें नहीं करेंगे कि मन में ये शिकायत नहीं रहेगी कि ये होता तो ये हो जाता, ये होता तो ये हो जाता। एक्सक्यूज़ेज़ की जगह पे आप अपना कदम बाहर निकालें, आप अपना वोट करें, अपने आस-पड़ोस में भी लोगों को वोट करने के लिए प्रेरित करें, उन्हें भी समझाएँ कि वोट की क्या वैल्यू है, क्या ताकत है और ये आपका एक कर्तव्य है, ये आपका सिर्फ़ फंडामेंटल राइट ही नहीं है, आपका ये फंडामेंटल ड्यूटी भी बनती है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें और आप अपने लिए अपनी सरकार चुनें। तो हम आशा करते हैं कि आप 5वें चरण के जो चुनाव है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे जिन लोगों का वोट है और वो घर से बाहर निकल के मौसम को मत देखिए, गर्मी को मत देखिए। आप जिस तरह से अपने बाकी ज़रूरी कामों के लिए निकलते हैं, वैसी प्रायोरिटी पे आप इसको समझिए और वोट करने ज़रूर जाइए और वोट कीजिए और आप जो है वो अपनी सरकार को चुनिए। और एक सरकार जो होती है वो एक देश के लिए बहुत मायने रखती है। देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश की आंतरिक शक्ति के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, लोगों के अधिकार के लिए, नौजवानों के लिए और सीनियर सिटीज़न के लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक सरकार जो है बहुत सारे आपके जीवन में बदलाव ला के
दे सकती है। जो टेक्नोलॉजी है उसको एडवांस करने के लिए, जो अर्थव्यवस्था है उसको इम्प्रूव करने के लिए और जो भी चीज़ें हैं जिससे मल्टीनेशनल कंपनीज़ आ रही हैं, तो वो कैसे भारत में एस्टेब्लिश हो, उनसे कैसे लोगों को कारोबार में या रोज़गार में मदद मिले। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सरकार को चुनिए, आप ऐसी सरकार को चुनिए जो मजबूत हो, स्थिर सरकार दीजिए इस देश को, ताकि स्थिर जब सरकार आती है तो वो अपनी बात को मजबूती से इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे रख पाती है, जिसका असर जो है वो लोगों पर होता है और विदेशों में जो भारत की छवि है, वो भी उसी पर डिपेंड करती है। अगर आपकी अच्छी सरकार है और अच्छी मंशा से काम कर रही है, तो आपको रिकॉग्नाइज़ेशन मिलती है और लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है और भारत टेक्निकली जो आज एडवांस होता जा रहा है, भारत ने जिस तरह से चंद्रयान की सफलता हासिल की, भारत ने जिस तरह से सूरजयान जो है वो आदित्य 1 को भेजा है और भारत जिस तरह से ये सारी सफलताओं को प्राप्त कर रहा है, जिस तरह से भारत के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग जो डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह से डिफेंस सेक्टर में भारत डेवलप हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आप वोट कीजिए और आप वोट कीजिए ऐसी सरकार के लिए जिसे आप चाहते हैं कि वो सत्ता में हो और आपके लिए काम करे और आपके देश के विकास के लिए काम करे। धन्यवाद, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें कमेंट कीजिए कि आप किस तरह के वीडियो हमारे चैनल पर देखना पसंद करते हैं।